हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी। चैप्टर 4 में हम लोग हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, पार्ट 5 में हम इसका डिस्कशन आज जारी रखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेटलैंड इकोसिस्टम का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। थोड़ा सा लंबा टॉपिक था और मैंने आपको बताया था कि उसमें जो रामसर कन्वेंशन या जो रामसर साइट्स है उसको लेकर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पिछले साल ही 10-11 जो है रामसर साइट्स इंडिया में और ऐड हुई हैं, तो इसलिए वहां पर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम उसमें स्पेसिफिकली थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे वेटलैंड को लेकर और रामसर साइट्स को, रामसर कन्वेंशन को लेकर बातें करेंगे और इंडिया में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं वो सारी की सारी हम लोग मैप में मार्क करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहले थोड़ा सा हम लोग ये बात करेंगे नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है, NWCP। ये एक प्रोग्राम है। NWCP वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1985-86, ठीक। अंडर द प्रोग्राम 115 वेटलैंड्स, इस चीज को काट दीजिए, बुक में एज इट इज लिखा हुआ था, इसको काट दीजिए, ठीक है। 115 वेटलैंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री व्हिच रिक्वायर अर्जेंट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? इसकी मिनिस्ट्री आप मुझे बताइएगा कि वेटलैंड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री देखती है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये चीज बात की है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में, ठीक। चलिए एम देखते हैं इसका क्या है। एम है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स टू प्रिवेंट देयर फर्दर डिग्रेडेशन, ठीक है। यानी कि जो वेटलैंड्स है उनका फर्दर जो उनकी स्थिति है वो खराब ना हो, डिग्रेड ना हो, उससे रोकने के लिए इनका कंजर्वेशन करना है। एंड एंश्योरिंग देयर वाइज यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। यानी कि पहली बात तो यह है कि उनका जो फर्दर डिग्रेडेशन है उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है, और उनका यूज जो है वो बेनिफिट मतलब वाइज तरीके से यूज करना है ताकि जो लोकल कम्युनिटीज है उनको फायदा पहुंच सके, और जो ओवरऑल बायोडायवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन भी करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन द कंट्री, ठीक है, कि किस तरीके से कंजर्वेशन और मैनेजमेंट किया जाएगा देश में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका, उनके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस बनाना इसका काम है, ठीक है। अगला है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अंडरटेकिंग इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स इन द आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स, ठीक है। जितने भी वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जहां पर भी कंजर्वेशन के मेजर्स लिए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसे की सहायता जो है वो देना, वो इसी का काम है, ठीक। तीसरा है टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जैसे प्रोग्राम अब बता तो दिया कि किसी वेटलैंड में क्या प्रोग्राम करना है, कंजर्वेशन मेजर क्या है, प्रोग्राम क्या है, अब वो कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको कितना लागू किया जा रहा है, उसको मॉनिटर करना, यानी कि उसको देखना, चेक करना, ठीक है। एंड टू प्रिपेयर एन इन्वेंट्री ऑफ इंडियन वेटलैंड्स, कि इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनकी इन्वेंट्री प्रिपेयर करना भी इसी का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एट द international and national levels. It also provides guidelines, financial and technical assistance to the state government, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की और इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करते हैं एट द इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब क्योंकि ये कंजर्वेशन जो करना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की असिस्टेंस वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ये जो लैंड रिसोर्सेज हैं दे बिलोंग टू देम, लैंड रिसोर्सेज बिलोंग टू देम मतलब स्टेट, ठीक। तो द स्टेट गवर्नमेंट्स और द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द NWCP फॉर इंश्योरिंग देयर वाइज यूज, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर, यानी कि आप कहें अगर ग्राउंड लेवल पर जो काम करना है वो स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस, टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस इस तरीके की चीजें प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद किसी भी जगह को
वेटलैंड कैसे घोषित किया जाएगा, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम रखा गया है एज योर रामसर कन्वेंशन के तहत। जैसे लिखा गया है कि क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर NWCP आर सेम एज दोज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एंड आर एज गिवन बिलो, ठीक है। 9 पॉइंट्स के यहां पर गाइडलाइंस दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं 9 पॉइंट्स के क्राइटेरिया दिए गए हैं। वो क्या क्या है हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है साइट्स कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स, ठीक। तो इसमें क्या है कि इफ इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन, अगर ऐसा कोई रीजन होगा तो उसको वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, ठीक है। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। यही चीज जो है रामसर कन्वेंशन में भी सेम टू सेम यही पॉइंट्स लिखे गए हैं। दूसरा है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, अगर इस तरीके के स्पीशीज है तब भी। If it supports population of plant and or animal species important for maintaining the biological diversity of a particular biogeographic region, तब भी। If it supports plants or animal species at a critical stage in their life cycles or provides refuge during adverse conditions, तब भी, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एज सच मैं कहूंगा कि याद नहीं करने हैं। करना क्या है कि इस तरीके के पॉइंट्स आपसे हो सकता है कि यूपीएससी कभी एग्जाम में आपसे क्राइटेरियाज के ऊपर क्वेश्चन अगर पूछ ले कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं किसी भी जगह को एज अ वेटलैंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप लोग इनको थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा। और मैं कहूंगा कि 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में भी आ जाएगा। और थोड़ा सा आप कह सकते हैं जैसे यहां पर लिखा गया है कि वाटर बर्ड्स, ठीक है, कि क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स। वाटर बर्ड्स पहली बात तो यह कि इस तरीके की बर्ड्स होती है जो पानी में रहती है या जो पानी के आसपास रहती हैं, ठीक है। इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, अब जैसे यहां पर लिखा गया है कि 20,000 या मोर वाटर बर्ड्स को अगर कोई एरिया सपोर्ट कर रहा है तो उसको वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, ठीक। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये वैल्यू आपको 20,000 से कम बाकी करके, मतलब मान लीजिए 25,000 40,000 कर दी गई, तो आपको एकदम से पता लग जाएगा कि वहां पर 20,000 था। या वाटर बर्ड्स की जगह अगर कोई और नाम रख दिया गया तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर वाटर बर्ड्स था, ठीक है। तो बस आप इसको इस तरीके से 2-3 बार पढ़िएगा, आपको ये वर्ड्स वगैरह जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा डिटेल में इससे कुछ पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। इस तरीके के पॉइंट्स में से जो है क्वेश्चन ऐसे ही यूपीएससी पूछता है। अगर आपको ये पॉइंट्स भी पता होंगे तो भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। दूसरा है कि इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स, ठीक है। कि किसी भी एक पॉपुलेशन है, अगर किसी भी एक स्पीशीज की या सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स की अगर कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन है, उसमें से अगर वो 1% इंडिविजुअल्स को अगर सपोर्ट करता है तब भी, ठीक है। यह है अगला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन फिश, यानी कि मछलियों के ऊपर। इफ इट सपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिजीनियस फिश, सब स्पीशीज और फैमिलीज, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस, स्पीशीज इंटरेक्शंस एंड और पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ wetland benefits and or values and thereby contributes to global biological diversity, ठीक। अगला हो गया if it is an important source of food for fishes, spawning ground मतलब मैंने आपको बताया जहां पर मछली जो है अपने अंडे वगैरह देती है, nursery and or migration path on which fish stocks either within the wetland or elsewhere depend, ठीक। ये सारे के सारे बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ ऐसा समझाने के लिए है नहीं, ठीक है ना। अगला है स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर लाइफ और कल्चर, इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड और वाटर रिसोर्स, इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटीज ऑफ रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म, इंप्रूव्ड सीनिक वैल्यूज, एजुकेशनल इंपॉर्टेंसेज, अपॉर्चुनिटीज, कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिक और रिलीजियस साइट्स। अगर इस तरह की भी कोई साइट है तो उसको भी वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया जा सकता है, ठीक। ये आप थोड़ा सा पॉइंट्स एक बार जो 9 क्राइटेरियाज दिए गए हैं इनको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, 2-3 बार इनको आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा ऐसा कुछ मैंने बताया याद करने के लिए है नहीं और याद करना भी नहीं है। थोड़ा सा चीजों को बस एक नजर आप रखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये वर्ड्स वगैरह जो यहाँ पर लिखे गए हैं वो माइंड में रहेंगे। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन यूपीएससी में अगर आता भी है, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा यूपीएससी आपसे रामसर कन्वेंशन के क्राइटेरियाज को लेकर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो काफी है। चलिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर रामसर कन्वेंशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब इस तरीके के सवाल जो है वो यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट फॉर्म में, इसलिए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है।
इसका नाम रामसर कन्वेंशन क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये एक जगह है, एक शहर है ईरान में, ईरान जो देश है वहां पर एक शहर है दैट इज रामसर, वहां पर, ठीक है। कन्वेंशन जो है यानी जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी 1971 में और ये लागू हुई है 21 दिसंबर 1975 से, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उस समय 7 देश ही जो थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ठीक है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? हालांकि फिर से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्कोप कि मतलब डीप है ये चीज़, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर मैं बता दूँ तो ये आप 7 देशों के नाम नोट डाउन कर सकते हैं जिन्होंने इनिशियली इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था या कन्वेंशन को साइन किया था। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ग्रीस, ईरान, ईरान तो है क्योंकि ईरान में साइन हुई थी पहली बार, देन यू हैव नॉर्वे, देन यू हैव साउथ अफ्रीका एंड देन यू हैव स्वीडन, ठीक है। ये 7 देश थे जिन्होंने पहली बार इसको 1971 में साइन किया था, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो बाकी हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आप, इंडिया ज्वाइंड इन 1982, इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1982 में ज्वाइन किया है, ठीक है। अक्टूबर 2019 तक की हम बात करें तो यहां पर 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो चुकी है एंड ओवर 2000 डेजिग्नेटेड साइट्स कवरिंग ओवर 2,00,000 हेक्टेयर्स, 2,00,000 हेक्टेयर्स का जो एरिया है दैट हैज बीन कवर्ड एज अ रामसर साइट्स, ठीक। एवरी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री हैज एटलीस्ट 1 रामसर साइट, यानी कि जितनी भी ये 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कुछ नहीं है, दीज आर योर कंट्रीज, ठीक है। इनमें से सब में कम से कम एक रामसर साइट तो है ही है, एटलीस्ट 1 रामसर साइट, ठीक है। और इनमें से 31 देश ऐसे हैं या 31 कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट है, ठीक। जहां पर मोस्ट साइट्स है जिस देश में वो है यूनाइटेड किंगडम विद 170 साइट्स, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। टू बिकम अ रामसर साइट बनने के लिए कन्वेंशन क्या है कि अ साइट मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्री, मीट एटलीस्ट 1 ऑफ द 9 क्राइटेरिया। ये 9 क्राइटेरिया जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सेम है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज हैं वो आपको नॉमिनेट करने चाहिए, मतलब उनमें से एक कोई भी कंट्री आपको नॉमिनेट करनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि आप 1 ऑफ द 9 क्राइटेरिया फिल करने चाहिए एंड उसके बाद भी कुछ साइंटिफिक रिव्यू वगैरह होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप जो है रामसर साइट बन सकती है आपके देश की जो भी जगह। हर 3 साल में इसकी जो है मीटिंग्स वगैरह होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, the policy making organ of the convention which adopts decisions, that is resolutions and recommendation to administer the work of the convention and improve the way in which parties are able to implement its objectives, ठीक है। अब तो इसका जो recent हुए हैं that is your COP12, Conference of Parties 12 जो हुआ है that is Punta del Este in Uruguay in 2015 और 2018 अक्टूबर में जो हुआ है that is COP13 in Dubai UAE, ठीक है। सबसे पहला जो COP हुआ था that was held in Cagliari, Italy 1980, ठीक है। एक चीज यहां पर आप और ध्यान रखिएगा कि नो COP हेल्ड इन इंडिया सो फार, ठीक है। इंडिया में आज तक कोई भी COP जो है वो नहीं हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। इस तरीके के सवाल भी स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप जो रिसेंट है सबसे ज्यादा इस तरीके के जहां पर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह हुई है जिस भी चीज में, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई कन्वेंशन या ऐसी कोई ट्रीटी वगैरह जो है वो नहीं पढ़ी है, आगे जाके हम लोग क्लाइमेट चेंज वगैरह में पढ़ेंगे काफी सारी इस तरह की ट्रीटीज। तो फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान रखिए कि ऐसे में हमेशा आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट नोट डाउन करने हैं कि सबसे पहला कहां पर हुआ था, ठीक है, सबसे रिसेंट कहां पर हुआ है और इंडिया में कब हुआ है, ठीक। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अगर कहीं पर मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर हुई है तो वहां पर आपको यह भी नोट डाउन करना मतलब जरूरी है कि किस देश में या कहां पर सबसे ज्यादा बार हुई है, ठीक। हालांकि यहां पर तो बहुत कम है, 10-12 ही है, तो यहां पर तो रिपीटेशन है नहीं, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कि रीसेंट जो 2 हुई है वो ये है 2015-2018। सबसे पहली बार हुई थी कैलिगरी इटली में COP1 और इंडिया में अभी तक कोई भी इसकी COP नहीं हुई है, ठीक। चलिए इसके बाद कुछ इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स भी हैं हमारे रामसर कन्वेंशन के, वो कौन कौन से हैं? द रामसर कन्वेंशन वर्क्स क्लोजली विद 6 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। और ये कौन कौन से हैं? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की रेड लिस्ट के आधार पर हम लोगों ने काफी बात भी की है किसी भी स्पीशीज को लेकर कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है, जो भी है वो सारी की सारी IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसी के आधार पर है, ठीक है। इसके बाद अगला है दैट इज इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल,
एंड वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, ठीक है। ये 6 जो है ये रामसर कन्वेंशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं, इसके साथ रहे रामसर कन्वेंशन क्लोजली काम करता है। तो ये नाम आप अगर याद रख लेंगे तो भी आप लोगों का क्वेश्चन जो है इससे ज्यादा ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो रामसर कन्वेंशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं या नहीं है। तो ये 6 आपको नाम जो है याद रखने हैं एज इट इज, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि रामसर साइट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी रामसर साइट्स है उसकी हम बात कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू WWF इंडिया, WWF जो है दैट इज दिस वन ओनली, ये WWF इंडिया मतलब जो इंडिया में है, ठीक है। इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल लेवल पर हो गया। WWF इज नथिंग बट वर्ल्ड वाइड नेचर फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। वेटलैंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स इन इंडिया, ये WWF इंडिया ने बोला है कि वेटलैंड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम्स है इंडिया में। क्या क्या इसमें जो नुकसान है, जो कह सकते हैं क्या क्या डैमेजेस है, लॉस ऑफ वेजिटेशन, सैलिनाइजेशन, एक्सेसिव अनिंडेशन, वाटर पॉल्यूशन, इन्वेजिव स्पीशीज, एक्सेसिव डेवलपमेंट एंड रोड बिल्डिंग हैव ऑल डैमेज द कंट्रीज वेटलैंड्स। यानी कि इन सारी की सारी वजहों से देश के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, ठीक है। यानी कि वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, वहां पर सैलिनिटी बढ़ रही है, एक्सेसिव अनिंडेशन का मतलब है कि ज्यादा उसके ऊपर पानी जो है वो मतलब बाढ़ वगैरह आ रही है, वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब है कि जो स्पीशीज नेटिव नहीं है, जो बाहर से आ रही है, एक्सेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बिल्डिंग वगैरह हो रही है। तो इस सबसे जो देश के वेटलैंड्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर ले लेटेस्ट डेटा की, तो फरवरी 2020 के हिसाब से 37 रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स है इंडिया में, ठीक है। ये शायद मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था 27 + 10, तो 27 + 10 नहीं है, पहले 26 थी, ये 11 जो है 2019 में ऐड हुई हैं, ठीक है। दीज 11 आर एडेड इन 2019, ठीक है। तो कुल मिला के हो गई है 37 साइट्स। अब ये 37 साइट्स कौन कौन सी हैं, रिसेंटली कौन कौन सी ऐड हुई है, ये हम पूरा का पूरा नीचे आप लोगों को यहाँ पर एक मैप दिख रहा है इंडिया का। अपनी जो हमारी ज्योग्राफी की परंपरा है उसी को हम लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे भी कंटिन्यू करेंगे और ये सारे के सारे जो 37 साइट्स हैं इनको मैप में मार्क करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें चीजें जो है वो थोड़ा जल्दी से और अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक करके आप लोग मार्क करना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको वो 11 भी बता दूंगा जो नई ऐड हुई है, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं यहां पर सबसे ऊपर आप बनाएंगे जम्मू कश्मीर में, यहां पर दिस इज नंबर 1, वैसे ही लिखेंगे जैसे हम ज्योग्राफी में करते आए हैं अपने। नंबर 1 दिस इज योर वूलर लेक, ठीक है, ये वूलर लेक है। इसके बाद जस्ट इसी के नीचे आप यहां पर बनाएंगे दिस इज योर नंबर 2, सॉरी यहां पर नहीं है, ये गलत हो गया, यहां पर नहीं, ये ऊपर तो इंडस नदी है, यहां पर बनाएंगे झेलम के पास, ये नीचे वाली जो नदी है दिस इज झेलम, ठीक है, 1 and 2। सेकेंड वन इज योर होकेरा वेटलैंड, ठीक है, दिस इज योर होकेरा वेटलैंड। इसके बाद नंबर 3 आप थोड़ा सा यहां पर बनाएंगे, दैट इज नंबर 3, दिस इज योर सुरिनसार मंसार लेक्स, ठीक है, दिस इज योर सुरिनसार मंसार लेक्स, ठीक है, नंबर 3 हो गया। इसके बाद नंबर 4 आप बनाएंगे, नंबर 4 इज योर केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, इसको आप बनाएंगे पंजाब में, यानी कि थोड़ा सा आप यहां पर आएंगे, दिस इज योर पंजाब यहां पर, ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 इज केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व है ये, ठीक है, दिस इज अ कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये नोट डाउन कीजिए कि ये केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व है, नंबर 4। इसके बाद आप अगर एक बनाएंगे नंबर 5, दैट विल बी अगेन इन पंजाब ओनली, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर, दैट इज नंबर 5, दिस इज योर कंजली वेटलैंड, ठीक है, दिस इज योर कंजली वेटलैंड। इसके बाद आप अगला बनाएंगे नंबर 6, थोड़ा सा इसी में लगभग आप कह सकते हैं कि यहां पर ये जो नदी है दिस इज सतलज, ठीक है, इसके पास आप यहां पर बनाएंगे दैट इज योर हरीके, दिस इज योर हरीके वेटलैंड, ठीक है, दिस इज योर हरीके वेटलैंड। 6 हो गए। इसके बाद आप फिर से वापस ऊपर चलेंगे, इधर पे जो यहां पर इंडस नदी आ रही है उसके नीचे यहां पर बनाएंगे नंबर 7, दिस इज योर सो मोरीरी, जो यहां पर एक लेक है सो मोरीरी, वो है ये नंबर 7। इसके बाद आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहां पर आप नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, यहां पर बनाएंगे लगभग नंबर 8,
एंड दिस नंबर 8 इज योर चंद्रताल, ठीक है, ये नंबर 8 है, दैट इज चंद्रताल इन हिमाचल प्रदेश, ठीक। इसके बाद आप थोड़ा सा और इसमें इस तरफ को आएंगे, यहां पर दैट इज नंबर 9 एंड दिस नंबर 9 इज पोंग डैम, नंबर 9 इज PONG, पोंग डैम, ठीक है, नंबर 9 इज पोंग डैम। इसके बाद आप नंबर 10 बनाएंगे, इसी में थोड़ा सा पंजाब में ही और बनाएंगे, ठीक है, पंजाब में बनाएंगे, ये आपका इधर से पंजाब है यहां पर लगभग, दिस इज नंबर 10, नंबर 10 इज योर नांगल, नांगल WLS का मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नंबर 10 हो गया। इसी के बाद आप थोड़ा सा इसी में और आएंगे, दिस इज अगेन, हाँ यहाँ पर एक इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर नंबर 10, क्योंकि यहाँ पर हमें पंजाब में एक और बनाना है, नंबर 11, ठीक है, वो नंबर 11 हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज योर रोपड़ वेटलैंड, ठीक है, नंबर 11 इज योर रोपड़ वेटलैंड, ठीक है। यहाँ पर एक बीच में मिस हुआ है, उसको भी हम लोग लिखेंगे, यहां पर बनाइएगा जहां पर 4 और 5 है, यानी कि केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व और कंजली वेटलैंड के बीच में, यहां पर जो है इसको यहां पर ऐसे एरो करके दिख सकते हैं आप, दैट इज 12 एंड दिस 12 इज नथिंग बट योर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, दिस इज नंबर 12, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक। इसके बाद आप नीचे आएंगे फिर से थोड़ा सा हिमाचल में ही लगभग यहां पर, दैट इज नंबर 13 एंड दिस नंबर 13 इज रेणुका लेक, ठीक है, इसको कहां पर लिखते हैं, चलिए यहां पर लिख लेते हैं, नंबर 13 इज रेणुका लेक, अगेन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज नंबर 14, ये आपको रिवर दिख रही है, दिस इज योर गंगा रिवर, इस रिवर का लगभग इतना सा स्ट्रेच जो है वो, ठीक है, इस स्ट्रेच को ही बोला जाता है, दिस इज योर अपर गंगा, और इसका स्पेसिफिकली मेंशन है कि कहां से कहां तक है, दिस इज फ्रॉम ब्रिज घाट टू नरोरा, ठीक है, ब्रिज घाट टू नरोरा, दिस इज नंबर 14। इसी के बाद गंगा नदी के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए, यहां पर आप आ जाइए नंबर 15, ठीक है, इसी के थोड़ा सा नीचे आप आ जाइए नंबर 16, ये सारे मैं मार्क कर देता हूं पहले, उसके बाद एक साथ नाम लिख लेंगे, यहां पर आ जाइए नंबर 17 और उसके बाद यहां पर ऊपर आ जाइए नंबर 18, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 15 इज योर, 15 आपका है दैट इज सैंडी BS मतलब हो गया बर्ड सेंचुरी, ठीक है। 16 आपका है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, 17 आपका है समसपुर बर्ड सेंचुरी, और इसी के जस्ट ऊपर मैंने 18 बनाया है, दैट इज योर पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, ठीक है, दैट इज पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, ठीक, 18 हो गया। इसके बाद आना है 19 में, ठीक है, यहां पर देखिए अब इसके बाद 19 कहां पर बनेगा, 19 बनेगा यहां पर, जो आपका MP का रीजन है, यहां पर लगभग यहां पर 2 बनेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला आप बना लीजिएगा 19, नीचे वाला जो है वो 20, मतलब लगभग एक ही जगह पर है, ठीक है, इसको ऐसे बनाइएगा 19 एंड 20। 19 जो है दैट इज योर, दोनों को दोनों है यूपी में ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 19 इज समन बर्ड सेंचुरी एंड 20 इज योर सरसाई नवर झील, ठीक है, सरसाई नवर झील, दोनों को दोनों यूपी में है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 21, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 21, थोड़ा सा राजस्थान की तरफ को आ जाइए, यहां पर बनाइए 21, ठीक है, इसके बाद यहां पर लगभग यहां पर बनाइए 22 और यहां पर इसके बाद गुजरात में बनाइए 23, ठीक, यहां पर लिख सकते हैं हम नाम, 21 इज योर, 21 जो आपका है दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, NP मतलब नेशनल पार्क हो गया। 22 जो है दैट इज योर सांभर लेक, अगेन इन राजस्थान, ठीक है, अगेन इन राजस्थान। और 23 जो है, 23 इज योर नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी दैट इज 23, ठीक है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी 23 है। इसके बाद हम बनाएंगे 24, अब आप आ जाइए MP में, ठीक है, यहां पर से दिस वन, यहां पर है लगभग 24, ठीक, इसको आप बना लीजिए, दिस इज, इसको हम चाहे तो चलिए नीचे लिख लेते हैं फिलहाल, अभी स्पेस है हमारे पास। 24 इज योर भोज वेटलैंड, ठीक है, दिस इज योर भोज वेटलैंड, ठीक। इसके बाद हम चलेंगे 25 अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ,
नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, यहाँ पर आपको मैप में पता होगा, दिस इज योर मेघालय, इसकी यहाँ पर ऊपर दिस इज आसाम, ठीक है, दिस इज 25, इसमें दो जगह आप और मार्क कर लीजिए, यहाँ पर मणिपुर में 26 और इसके नीचे यहाँ पर त्रिपुरा में 27, ठीक है, तीनों लिख लेते हैं। 25 इज योर आसाम में है दीपोर बील, ठीक है, दीपोर बील 25। 26 मैंने आपको मणिपुर में बताया, दैट इज योर लोकटक लेक, काफ़ी फेमस है ये तो, ठीक है, लोकटक लेक, इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। एंड 27 जो मैंने त्रिपुरा में बनाया, दैट इज योर रुद्र सागर लेक, ठीक है, दैट इज रुद्र सागर लेक, ठीक है, 27 हो गया। इसके बाद 28 आप आएंगे, ये आपका वेस्ट बंगाल है लगभग यहाँ पर, दिस इज योर 28, और इसी के बाद इस रीजन में आप आएंगे यहाँ पर नीचे, दिस इज योर 29, ठीक, 28 एंड 29। 28 जो आपका है, 28 इज योर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। 29 जो है दैट इज सुंदरबन वेटलैंड, जहां पर सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, जहां पर गंगा का डेल्टा बनता है वहां पर, ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड, दिस इज 29। इसके बाद 30, आप इसी में नीचे को आइए, इसके बाद आप यहां से थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां पर दिस इज 30 और यहां पर आएंगे 31, ठीक है, दोनों के दोनों उड़ीसा में है। 30 इज योर, 30 है आपका भीतर कनिका मैनग्रोव, ठीक, भीतर कनिका मैनग्रोव। और 31 जो है दैट इज योर चिल्का लेक, ठीक है, ये तो काफी फेमस है चिल्का लेक, ठीक है। इसके बाद 32 बनाएंगे। 32 आप थोड़ा सा इसी में और नीचे आइए, 32 में आप आ जाइए यहां पर, लगभग यहां पर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, दिस इज 32। 32 इज योर कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, कोलेरू लेक, ठीक। 33 में हम लोग बनाएंगे, आप महाराष्ट्र में आ जाइए, एक जगह महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही है यहाँ पर, दैट इज 33, ठीक है, 33 इन महाराष्ट्र, इसका नाम है नंदू मधामेश्वर, ठीक है, नंदू मधामेश्वर, दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक। इसके बाद हमें 4 और बनाने हैं साउथ में, जिसमें से एक तमिलनाडु में है, 3 केरला में है, एक आप यहां पर बनाएंगे, दैट इज नंबर 34, ठीक है। इसके बाद यहां पर बनाएंगे, दैट इज अराउंड 35, इसी के थोड़ा सा नीचे चलेंगे 36, और इसी के यहां पर आएंगे, दैट इज 37, ठीक है। ये चारों क्या है, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। 34 जो है, 34 इज पॉइंट कैलीमेर WLS यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड BS दैट इज बर्ड सेंचुरी, दोनों है यहां पर, ठीक है। इसके बाद 35 जो मैंने बनाया है, 35 इज योर वेम्बनाड कोल वेटलैंड, दैट इज वेम्बनाड कोल वेटलैंड। 36 जो मैंने बनाया है, दैट इज अष्टमुडी वेटलैंड। और 37 जो मैंने बनाया है, दैट इज योर सस्थामकोटा लेक, ठीक है, दैट इज सस्थामकोटा लेक। तो आप इनको इसी तरीके से जब अगर कभी भी प्रैक्टिस करना चाहें तो इस तरीके से ही प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक जगह से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट करते हुए अगर आप ऊपर से चले या नीचे साउथ से कहीं से भी चले तो आपको एक हमेशा जो है याद रहेंगे, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, ठीक। ये तो हो गए जो सारे के सारे 37 है वो। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, यानी कि उनको तो आपको पोजीशन और लोकेशन और याद रखने जरूरी है ही है, ठीक है। तो मैं उनको कलर कर देता हूं, आई शैल यूज दिस मार्कर हेयर, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। नंबर 4 जो है, दैट दिस वन, इसको पूरे नाम को ही हाईलाइट कर देता है, दैट इज केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। नंबर 4 ये है आपका, रिसेंटली ऐड हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 10, दैट इज नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नया ऐड हुआ है। इसके बाद अगर हम बात कर लें ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व की, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज योर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी नया ऐड हुआ है। इसके बाद अगर हम बात कर लें 15 से लेकर 20 तक के हमारे जितने हैं सारे के सारे, ठीक है, जितने भी यूपी में है, दैट इज सैंडी BS, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी और सरसाई नवर झील, ये सारे के सारे हो गए, यानी कि 6 हो गए। ये 6 और 2 ऊपर हमने देख लिए, 3 देख लिए, ठीक है, 6 और 3 9 हो गए। बाकी बचे 2 जो और हैं
उनमें से सुंदरबन वेटलैंड जो है ये भी पिछले साल ही हुआ है फरवरी में। और इसके बाद एक लास्ट है दैट इज योर नंदू मदमेश्वर, ठीक है, नंदू मदमेश्वर। ये सारे के सारे जो मैंने ब्लू कलर कर दिए हैं दैट मीन्स एडेड इन 2019, ठीक है। मैं यहां पर इसका एक लीजेंड बना देता हूं इस तरीके से, अगर मैंने एक कलर कर दिया तो दिस मीन्स दे आर एडेड इन 2019, ठीक है। इसको मैं बॉक्स करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिस इज योर, ठीक है। यहां पर मैं चाहे तो लिख भी देता हूं दिस मीन्स दिस इज योर लीजेंड, ठीक है। लीजेंड का मतलब है कि ये जो कलर जिस भी बॉक्स में कलर किया गया है उसका मतलब क्या है कि दैट हैज बीन एडेड इन 2019, ठीक है। यहाँ पर इसका लीजेंड का बॉक्स मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट जो है वो ना रहे कि जो कलर किया हुआ है दैट मीन्स दे हैव बीन एडेड इन 2019। ये 11 है, बाकी सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए कौन कौन से हैं। तो आई होप कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा, अगर आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आप लोगों को जो है वो जगह बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, कौन सा किस स्टेट में है, कौन सा किस राज्य में है, ठीक है। अब अगर आप इसको कहीं भी जो लिस्ट वगैरह है वो ढूंढेंगे तो जनरली आपको लिस्ट मिलेगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे अगर आप विकिपीडिया वगैरह में ढूंढेंगे या इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये जो लिस्ट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलती है। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कोई किसी स्टेट में हो सकता है, कोई किसी स्टेट में हो सकता है। अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलें कि आप सीक्वेंस वाइज आप नॉर्थ से साउथ लेके चले, या तो मैं जैसे चला नॉर्थ से साउथ, या फिर आप साउथ से नॉर्थ भी चल सकते हैं, ठीक है। कहीं को भी आप चलिएगा, नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, साउथ में कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल भी बेसिकली हो सकता है कि यूपीएससी आपसे कभी पूछ ले कि यूपी में कितने हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी में बहुत ज्यादा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे के सारे यूपी में है, ठीक है। आपने देखिए हिमाचल में कौन कौन से हैं, हमारा जो 8 है 9 है, ठीक है, वो हिमाचल में है। नंबर 13 इज इन हिमाचल। हमने पंजाब में देखे 4, 5, 6, 10, 12, ये सारे के सारे हिमाचल में है। ऊपर जम्मू कश्मीर में हम चले तो 1, 2, 3 है, ठीक है। 2 हमारे राजस्थान में है, 1 हमारा गुजरात में है, 1 हमारा मध्य प्रदेश में है, 1 महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से 1 आसाम में है, 1 मणिपुर में है, 1 त्रिपुरा में है, 2 बंगाल में हो गए, 2 उड़ीसा में हो गए, 1 हमारा महाराष्ट्र में है, 1 आंध्र प्रदेश में है, 1 तमिलनाडु में है, 3 केरला में है। तो इस तरीके से हम जो चीजें हैं वो समझ सकते हैं। अब इस हिसाब से अगर हमसे यूपीएससी कोई भी अगर सवाल पूछे कि कर्नाटका में है, कर्नाटका में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके की चीजें जो है बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, तो इस तरीके की चीजें जो है हम बड़े आसानी से जो है जवाब दे सकते हैं। तो एक मैप अगर आप बना लें इस तरीके का, या इस मैप को अगर आप ध्यान रख लें तो आपका काफी सारे जो सवाल हैं इससे रिलेटेड कि कहां पर है, कहां पर नहीं है, कहां पर कितने ज्यादा है और कौन सा कहां पर है। एक बार अगर आप ये मैप बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप इसको डेली जब भी रिवाइज करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैप जो है आप लोगों को नोट्स के साथ मिल जाएगा, वहां पर से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस तरीके का मैप आप खुद बना के भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैप सिर्फ ज्योग्राफी में ही बनाए जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी मैप्स वगैरह जो है जहां पर बन सकते हैं, अभी आगे जाके भी हम लोग देखेंगे, जहां पर हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वहां पर भी हम लोग कोशिश करेंगे मार्क करने की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगी एटलीस्ट वो मार्क करेंगे, क्योंकि सारे के सारे तो वहां पर बहुत सारे हैं आपके नेशनल पार्क ही 104 नेशनल पार्क है, तो वो सारे सारे मार्क नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट वगैरह होंगे उनको हम लोग मार्क जरूर करेंगे, ठीक है। यहां पर तो कम थे इसलिए हमने मार्क कर लिए, आप लोग इनको जरूर एक बार मार्क कीजिएगा और उसके बाद जरूर इसको इस तरीके से पढ़िएगा, तो आप लोगों के माइंड में ये मैप जरूर बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आगे का पार्ट है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इसमें आगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बेसिकली कुछ नहीं है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड उस तरीके के रामसर साइट्स है जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। कौन कौन से इंडिया में कितने हैं इसको हम लोग अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। और कोई शायद किसी ने पूछा था कि कितने इसके जो है टॉपिक्स मतलब पार्ट्स होंगे, इस चैप्टर के कितने लेक्चर्स बनेंगे, तो 5वां पार्ट आज था। इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 पार्ट और होंगे, क्योंकि अभी इसमें एश्योरी के बारे में है डिस्कशन, इसमें मैनग्रूव के बारे में डिस्कशन है, इसमें कोरल रीफ के बारे में डिस्कशन है, तो चैप्टर काफी लंबा है, इसलिए हम हो सकता है कि 8-9 पार्ट्स को इसमें लेके चलेंगे। लेकिन डिस्कशन जो है वो सारा का सारा बहुत डिटेल में रहेगा और जितना बुक में दिया गया है उससे ज्यादा ही आप लोगों को चीजें जो है वो मिलेंगी, ठीक है। आज भी जितना रामसर कन्वेंशन वगैरह के बारे में था वो बुक में आप लोगों के कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा मैप की जो इनोवेशन है वो सब कुछ मेरी है, अपनी है। तो मेरे हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए चीज़ों को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना आसान तरीके से दे सकूं, वो मेरा हमेशा से प्रयास रहता है। अदरवाइज एनवायरनमेंट की क्लास में आपसे मैप में मार्किंग ऐसा कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में तक तो ठीक रहता है, लेकिन एनवायरनमेंट में अगर हम कर रहे हैं तो वो इसीलिए है आप लोगों की सहूलियत के लिए। अगर आप एक बार इस तरीके से चीज़ें देख लेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। सिर्फ देखने से चीज़ें जो है वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती। अगर आप एक बार मैप लेके खुद बनाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदेमंद रहेगा,
ठीक है, तो आपको ये मैप वर्क एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली किस तरीके का लगा, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर से इसको हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ में नोट्स भी मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, और क्विजेस भी बहुत जल्दी जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी हमसे अगर आप कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमें आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।